हेलो। ऑडियो क्लियर है? अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर। ओके। प्रणाम सर। ओके। खुश रहिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? अमित सिंह के साथ एक दिन बनारस घूमना है हमको। उधर की बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक दो लोगों को और मैं देख लूँ कुछ। जी। बस एक मिनट। जो जोया नफीस करके कोई है क्या इसमें? या इस नाम से कोई? मेरा है। ओके ओके। मेरा आईडी। तो हम लोगों ने सिंपल एक सेशन अटेंड किया था, लाइक बेसिस ऑफ नेटवर्किंग के लिए। लेक्चर मैंने सबको शेयर किया था। तो ओनली बेसिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नेटवर्किंग हुआ था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में, सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो एक 5 मिनट का कन्वर्सेशन है। अगर कोई ये वीडियो 5 मिनट का वैसा कुछ देख रहा है तो भगा देना 5 मिनट, या मैं स्टॉप ही कर। ये मैं अपने मेन मशीन पर भी कर सकता था, बट एच टी टी पी एस इधर देखते हैं। ये थोड़ा इजी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, आप लोगों को लाइनेक्स थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लाइनेक्स का एक वीडियो मैं अभी शेयर करूँगा 1 घंटे का। तो जिनको लाइनेक्स बिल्कुल नहीं आता वो कम से कम 1 घंटे का वीडियो देखकर अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी नहीं करेंगे, ये 2-3 दिन का सेशन आप अटेंड करो। जब ये मतलब कि थर्सडे के बाद आपका जो 3 दिन का हॉलीडे मिलता है उसमें आप 2 घंटे का समय निकाल के लाइनेक्स पढ़ लेना। क्योंकि मैं बीच बीच में लाइनेक्स इस्तेमाल करूंगा। सीसीएनए से अलग ये चीज़ें हैं, सी आउट ऑफ सिलेबस है। बट मैं ऐड इसलिए करता हूँ, जितनी आपको नॉलेज होगी उतना अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे। थ्योरेटिकल तो आप समझ गए, बट प्रैक्टिकली अगर मैं उसको देखूं तो मैं वहाँ कोई वेबसाइट एचटीटीपी लोगो ये सब दिखा सकता था। बट प्रैक्टिकली हम लोग देखें कि बैकएंड में एचटीटीपीएस और एचटीटीपी डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, राइट। तो उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ। जैसे मैं एक सिंपल वेबसाइट ओपन करता हूँ, और वेबसाइट मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास एक टूल होता है जो कि है वायर सार्क के। इस वायर सार्क टूल को विंडोज़ पर भी इंस्टॉल कर लेंगे और काम करेंगे। और मेरा ईथरनेट एडॉप्टर है जो करंट मेरा मशीन है, और मैंने मॉनिटरिंग लगा दिया। ओके। नहीं आता तो प्रैक्टिकल आपको अभी नहीं करना है। ये जस्ट एक गाइडलाइन है, प्रैक्टिकल अभी नहीं करना। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लैब इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिनको लाइनेक्स आता है वो आसानी से कर लेंगे। तो चलें आगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर वायर सार्क लॉन्च कर दिया, और मैंने यहाँ से एक वेबसाइट ओपन किया, टेस्ट php.111web.com। इन सब वेबसाइट पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री हैं डेमो पर्पस से। किसी अनदर वेबसाइट पर बिना परमिशन सिक्योरिटी टेस्ट नहीं कर सकते, डिस्क्लेमर है। तो योर कार्ट लॉगिन पर आते हैं, और मैंने यहाँ पर यूज़र नेम दे दिया टेस्ट, और पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया 1234567890। और जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, अब देखो पासवर्ड हमारा लॉगिन हो जाएगा अगर मैंने एक्यूरेट दिया। बट बैकएंड में हमारा क्या होगा, वायर सार्क पूरा डेटा कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो
यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ट्रैफिक है करंटली, ये HTTP की ट्रैफिक है। कैसे मुझे पता चला? मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ से नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। यू कैन सी ये HTTP है, HTTPS। HTTP है। तो इसके अंदर जो भी हमने डेटा इनपुट दिया वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए, वो एक इनसिक्योर प्लेन टेक्स्ट डेटा जा रहा होगा। चेक कर लेते हैं बैकएंड में वायरसार के अंदर क्या कैप्चर हुआ है। वायरसार के इस कैप्चरिंग टूल, तो जो डेटा का लेन देन हो रहा है ना मशीनों के बीच में, उसको ये कैप्चर कर रहा है, क्या जा रहा है क्या आ रहा है। ठीक है। तो मुझे यहाँ से फिल्टर लगाना है क्योंकि इतना डेटा में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो मैं सिंपल HTTP एंटर। अब मेरा ये डेटा है, तो शायद लास्ट डेटा मैं चेक करता हूँ राइट क्लिक करके, फ्लो TCP या HTTP स्ट्रीम के अंदर। तो देखो टेस्ट PHP worldweb.com, यही लॉगिन किया गया था। प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई किया गया होगा, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। स्क्रॉल डाउन करो, ये यूज़र नेम टेस्ट और पासवर्ड मैंने 1234 ये ट्राई किया था। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा HTTP वेबसाइट पर कभी भी प्राइवेट या वल्नरेबल, मतलब अपनी कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को या ऐसी वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को नहीं देना चाहिए। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम कोई भी क्रेडेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो वो एक सिक्योर क्रेडेंशियल है नहीं है, वो चीज़ आप इधर चेक करेंगे। मैं दोबारा से मॉनिटरिंग स्टार्ट करता हूँ, एक नया फ्रेश, और दोबारा मैं एक अनदर वेबसाइट पर विजिट करता हूँ जो कि मेरा वेबसाइट है। जस्ट फॉर ओनर मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, आप नहीं। तो आप अपना वेबसाइट देख लेंगे। और यहाँ पर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। अब ये एक सिक्योर वेबसाइट है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं लॉगिन पेज पर आता हूँ यहाँ से। और इस दोनों में देखो HTTP और HTTPS का डिफरेंस, ये हमारा क्या है, HTTPS है। तो अब इसमें जो भी मैं यूज़र नेम टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र नेम दे दिया ESST123@gmail.com। मैं रेंडम जीमेल इस्तेमाल करूँ, मुझे नहीं पता ये किसी का है कि नहीं है। पासवर्ड 1234567890, लॉगिन मैंने कर दिया। अगर ये लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, पासवर्ड अगर सही है सारी चीज़ें, तो अब बैकग्राउंड में हमारा डेटा कैप्चर हुआ होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर और इसको स्टॉप करते हैं। अब HTTPS का डेटा है। HTTPS में हमारा TCP कनेक्शन होता है और आई थिंक 154 समथिंग शायद यही होगा। तो हमें यहाँ से इसको हटाना है, HTTPS एंटर। HTTPS के लिए तो ऐसा कुछ दे नहीं रहा है, HTTP2 HTTP3 ऐसा कुछ दे रहा है। तो ठीक है, TCP कनेक्शन हमारा जो होता है HTTPS का एक पार्ट है। HTTP2 में भी आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देनी है और जस्ट मैं यहाँ से चेक करूँगा TCP बेस्ड कनेक्शन ये, और TLS एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये सब हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ से TCP को अगर कॉपी करता हूँ तो ये बिल्कुल हमारा जो SicoLive.com साइट, यही पैकेट है। कंफर्म हो गया। अच्छा, तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और रीड करते हैं, क्या कहीं पर हमें कोई यूज़र नेम पासवर्ड देखने को मिलता है? तो अगर होगा तो हमें हमारी वेबसाइट को और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। हमारा जो सर्टिफिकेट है उसके अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कहीं पर क्या है। देखो हर जगह जो भी वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोडेड वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है। तो आप कहीं पर भी पूरा देख डालोगे, आपको यूज़र नेम पासवर्ड का कहीं पर भी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स अगर कोई हैकर अटैकर का प्रोग्राम, आप हमारी वेबसाइट पर अपना कोई भी डिटेल ऐड करते हो और आप को वहाँ से इनसिक्योर या कुछ भी ऐसा ये दिखता है कि हमारा डेबिट कार्ड, हमारा UPI, हमारा कोई भी ऐसा तो नहीं किसी के पास चला जाएगा, तो वो किसी के पास नहीं जाएगा। इवन देन हम लोग भी उसको नहीं देख सकते, वो एंड टू एंड सिक्योर है। और आप जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल देते हो वो जस्ट आपके और मतलब सर्वर के बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यू को समझने की चीज़ें हैं, और वो इनक्रिप्टेड है तो उसको देख पाना बड़ी मुश्किल है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आप देख पाओ। तो सिक्योर हमारा क्या है, HTTPS। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी आप विजिट करो HTTPS वेबसाइट पर विजिट करो। नहीं तो
तरह तरह के मैलवेयर वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर। Okay, come to the next point, which is FTP. So, FTP stand for File Transfer Protocol. File transfer. Acha, what is the port number for HTTPS? It is 443. And HTTP का 80. तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का 2120, राइट? ये पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर होता है जैसे हम हेलो। लोग घर बनवाते हैं ना, तो और 4 रूम है तो 4 रूम में हम लोग दरवाजे का नंबर लिख देते हैं, रूम 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4। ऑफिसेस में रूम नंबर या दरवाजे का नंबर होता है, होटल वगैरह में होता है। क्लियर है? तो उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि जब यूजर आ रहा है कोई और उसको रूम नंबर 3 बोला गया तो वो 3 में चला जाएगा, तीसरे दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट? ये एग्जैक्टली हम उस बड़े से होटल में ये ढूंढ पाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो जब सर्विसेज हमारी ऑन होती है हमारे सर्वर पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वर में इस दरवाजे से हमें ये डेटा लेना है? तो एग्जैक्टली हमारा सर्वर उस पोर्ट को ओपन करके रखता है, और जब भी हमारे क्लाइंट डेटा लेने आते हैं तो उसी पोर्ट पर उस डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये जस्ट एक कम्युनिकेशन मॉडल है, या एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का तरीका है कि एग्जैक्टली उसी को रिसीव हो। म्यूट कर लिया करें क्वेश्चन करने के बाद, बैकग्राउंड में किच पिच की आवाजें आती हैं, राइट? मेरे एंड से भी आता है कभी कभी, बट मैं म्यूट, या मेरा माइक आई थिंक बैकग्राउंड नॉइस को आप लोगों तक नहीं पहुंचाता है, हमेशा क्लीन रहता होगा। तो या तो माइक थोड़ा सा इम्प्रूव करें, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। ओके, तो ये सारी चीजें पोर्ट नंबर हर सर्विसेज का होता है जिससे उसी सर्विस को एग्जैक्टली टारगेट किया जा सके बाई क्लाइंट साइड। ठीक है? तो ये है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका काम होता है फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना। तो इट इज यूज्ड फॉर अपलोड, अपलोड एंड डाउनलोड। डाउनलोड तो कोई भी डेटा हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एफटीपी सेटअप हम लोग रियल में देखेंगे आगे। तो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए एफटीपी सर्वर भी बनाया जाता है। तो अगर हमें कोई फाइल अपलोड डाउनलोड करना है तो हम लोग एफटीपी सेटअप करते हैं। अगर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर इंजीनियर जो लोग भी होंगे, या सर्वर का काम आप लोगों में से जिन लोगों ने भी किया होगा, एफटीपी सेटअप कॉमन थिंग से किया होगा। जहाँ पर कोई फाइल डाउनलोड करना है नेटवर्क के अंदर, कोई अपलोड करना है, आप कर सकते हो। कोई भी इंटरनेट पर वेबसाइट वगैरह है उस पर भी आप एफटीपी के थ्रू डेटा अपलोड या डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें आपके सिस्टम पर एक सर्विस होती है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। उसमें आप एफटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आगे चल के आपको मिलेंगे जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज़ फाइल जिला एंड ऑल। ये सब फ्री एप्लीकेशन है जो एफटीपी सर्वर सेटअप करने में काम आते हैं। आगे मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए एफटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकली हम लोग इस पर अटैक भी करके आगे देखेंगे सिक्योरिटी की लैब, जब मॉड्यूल नंबर 7 या 8 पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो हम लोग मॉड्यूल 1 के अंदर हैं, तो 7 या 8 में मैं लाइव इसका डिमॉन्स्ट्रेशन विथ ब्रूट फोर्स अटैक करके दिखाऊंगा। क्लियर है? तो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को एक तरीका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड एनी कंटेंट फ्रॉम एफटीपी सर्वर, सो कैन वी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट? एफटीपी provide you different method to download the content from the internet। आप लोगों ने कभी एफटीपी के थ्रू ट्राई किया है? एनीवन? कैसे करते हैं? सर टॉरेंट के एफटीपी काइंड ऑफ yes yes इंटर you can use torrent, but torrent is another part। torrent is just torrent work with the help of metadata, है ना, with different seeders and leechers। तो वो चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट में आएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर एफटीपी सर्वर, ओके, नॉट अबाउट मेटाडेटा और सीडर्स। क्योंकि वहां पर हजारों यूजर मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कंटेंट डाउनलोड करो, डाउनलोड करो, राइट?
एफटीपी में सिंगल होता है। तो नहीं किया किसी ने? आप वेबसाइट या कहीं पर डेटा डाउनलोड करते ही करते हो। मैं आप लोगों को, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस से है, दीज आर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल वर्क है हमारा। बाकी आप लोग बिना परमिशन किसी को टेस्ट ट्राई नहीं करेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज, आपकी कंपनी में कोई सर्वर है, इफ़ यू वांट टू चेक दैट पर्टिकुलर सर्वर, इफ़ यू हैव यूआरएल ऑफ दैट सर्वर, यू कैन ट्राई विथ एफटीपी डाउनलोड। तो मैं अगर एफटीपी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफटीपी, एंड मेरे पास सर्वर नेम है, तो जस्ट मैं एफटीपी कोलन स्लैश स्लैश कोलन स्लैश स्लैश, मैंने नहीं नहीं ये वाला स्लैश है, यस, मैंने एक सर्वर का नाम जस्ट यहाँ पे ऐड किया, तो उससे रिलेटेड ये कुछ अपडेट मुझे देना स्टार्ट कर देगा। ये क्या है? क्या ये मेरे वाईफाई का नेम है? पता नहीं किसका है, मेरा नहीं। तो समथिंग कुछ यहाँ पर ऐसे आ गया। तो अब देखो, ये एक एफ टी पी के थ्रू एस टी टी पर रिडायरेक्ट कर रहा है। ये सब कंटेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, मैंने एफ डाउनलोड किया, कुछ ऐसा आ रहा है एफ का। अगर आपके पास साइट है, हालांकि आगे मैं दिखाऊंगा, तो इतना तो अंडरस्टूड रखो कि एफ कैसे काम करता है, या अपलोड या डाउनलोड के लिए होता है। बट मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इंडेक्स ऑफ मूवी मूवीज। तो HTTP है, बट इसके अंदर एफ का इंडेक्स डायरेक्ट मुझे मिलेगा। ये मैंने जस्ट यहाँ पर टाइप टाइप किया, यू कैन डाउनलोड दीज मूवी डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ एफ। ओके, दिस इज द एफ डायरेक्टरी। क्योंकि जो डेटा है ना इस साइट के अंदर, इस वेबसाइट पर, वो डायरेक्टली इन फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, और मैंने उस वेबसाइट के वेब ब्राउजिंग इंटरफेस का इस्तेमाल ना करके मैंने डायरेक्टली यहाँ से एक लाइक एफ फोल्डर, जैसे आप अपने कंप्यूटर पर मूवी 2024, एप्लीकेशन 2024 बनाते हो ना, मार्कशीट फोल्डर, एविडेंसेस, वॉट एवर, जो भी फोल्डर्स वगैरह आप बनाते हो, तो ये जस्ट वहां से एक्सेस हुआ है। यू कैन सी दिस इज द पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब क्या है? मेन डायरेक्टरी, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। सो जस्ट क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। आपको ये मूवी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। बट आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी इलीगल थिंग्स ऑन इंटरनेट, आई एम जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। दीज आर द वल्नरेबल पॉइंट। वेबसाइट ओनर कैन चेक दीज वल्नरेबिलिटी एंड ट्राई टू फिक्स दीज ऑल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? डेवलपर इन सब चीज़ों की हेल्प से। तो मे बी ये हमारी चालाकी, आपकी चालाकी नहीं कि आप किसी कंटेंट को उठा सकते हो। समटाइम्स हैकर अटैकर ओपन दीज ऑल इंफॉर्मेशन एंड अपलोड दीज ऑल इंफॉर्मेशन टू डाउनलोड यू। आपको डाउनलोड करने के लिए सब ओपन करके रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैलवेयर्स होते हैं, है ना? जब भी आप उन वेबसाइट के कंटेंट पर क्लिक करते हो, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग सेम कंटेंट, आपके पास क्या हो जाएगा? सम मॉलवेयर या ऐसे कुछ आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उसका काम हो गया, आपके कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस उसके पास चला जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि आप किसी भी ऐसे फाइल को डाउनलोड अपलोड कुछ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि क्या है वो। बट इंडेक्सिंग किया जा सकता है। इंडेक्सिंग मैंने किसी वेबसाइट को टारगेट नहीं किया। अब मैंने ओपन किया, ऊपर से मुझे एक डेटा मिला, मैंने ओपन किया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, वो मुझे डिटेल्स मिल गया। तो ये मैं कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर, आई थिंक इंटरनेट सभी लोग यूज़ करते हो, अब मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे यहाँ पर कोई और कीवर्ड मैं दे दूँ, अब आ भी गया यहाँ से, तो क्या मैं इससे रिलेटेड नहीं डाउनलोड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? हेलो? हाँ या ना? हाँ सर। मैं लिख दूं यहाँ पर CCNA बुक? मिल जाएगा, ठीक? थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, है ना? जी सर। है ना? मल्टीपल वो है। बट मैं अगेन वार्निंग देता हूँ कि दीज आर द इनसिक्योर प्लेटफॉर्म। वो हैकर अटैकर का एक चाल भी हो सकता है कि आप यहाँ तक आओ और फिर मैं आपके ऊपर अटैक करूँ, राइट? ये सारी चीज़ें। बट एज पर वल्नरेबिलिटी, इफ़ यू हैव ओन सर्वर और उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप उस सर्वर का यूआरएल आईपी एड्रेस डालकर चेक कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, फिर उसको सिक्योर करना, है ना? व्हाट इज द सिक्योर वर्जन ऑफ एफटीपी?
सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएफटीपी। अनोनिमस को इनेबल करने के बजाय बेसिस लॉगिन इनेबल किया, मतलब बिना पासवर्ड के कोई आपके एफटीपी को एक्सेस ना कर पाए, है ना। ये सब सिक्योरिटी है। तो थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ, बेसिक सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकल आपको करना नहीं है, जस्ट समझने के लिए। ये सही है या बिल्कुल मतलब जैसे सीसीएनए में बोला गया है कि जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेन करके आगे बढ़ो, वैसा मैं, क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ करना होता है पहले मॉड्यूल में। तो कैसा सही लगेगा आप लोगों को? ऐसे सही है ना, मतलब कुछ चीजें आपको देखने सीखने समझने को मिल रही हैं एडवांस में। यस सर। Sir. तो दोनों तरीके से मैं करा सकता हूँ, अगर पिछले कोई उसमें आप जाएंगे तो इतना मतलब वो नहीं, बट कुछ नई चीज मैं ऐड करता हूँ हमेशा, ताकि आप कुछ सीखने को मिले, राइट। तो बेटर है। आगे हम लोग चलते हैं, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसएमटीपी, व्हाट इज द यूज ऑफ एसएमटीपी? मेल ट्रांसफर, तो इसमें तो डेफिनेशन सामने ही है कि मेल या ईमेल वगैरह को जब हम सेंड करते हैं तो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, विच इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर एसएमटीपी? क्या है पोर्ट नंबर? 25। किसी को नहीं पता? एक लोग बस आंसर कर रहे हैं। 25. ओके। एसएमटीपी का 25। और इसका काम क्या होता है? मेल को ट्रांसफर करना। वहीं पर पीओपी है, पीओपी का पोर्ट नंबर 110। 110। क्या 25 हमेशा एसएमटीपी का पोर्ट नंबर होता है या कुछ चेंज भी हो सकता है? सिक्योर में 587 होता है। ग्रेट। और पीओपी का? पीओपी का 995। देख लो, इतना बेनिफिट होता है। तो आज इनका डे 1 है ना। यस सर। तो एसएमटीपी हमारा 25 बाय डिफॉल्ट याद रखेंगे। एनक्रिप्शन टीएलएस एसएसएल का अगर नहीं याद है तो कोई वो नहीं है, बट मैंडेटरी टू लर्न बाय डिफॉल्ट। ओके, सो 25 पोर्ट नंबर फॉर एसएमटीपी टू ट्रांसफर द ईमेल, एंड पीओपी रिसीव ईमेल, है ना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव द ईमेल्स, ओके, जिसका पोर्ट नंबर 110 है। एसएसएल, एसएसएल हमारा सिक्योर सेल होता है। एंड यूज क्या है एसएसएल का? टू इनक्रिप्ट द डेटा। जब भी हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा का लेन देन होता है, जो भी हमारा डेटा होता है थ्रू एसएसएल, ये क्या हो जाता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो इनक्रिप्शन कितना स्ट्रांग है, इनक्रिप्शन कितना सिक्योर है, आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया। एक चीज और यहाँ पर आ जाता है, वन इज टीसीपी एंड यूडीपी। इसको एक साथ पढ़ते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी यूडीपी में इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। और यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? टीसीपी सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, बोथ आर द ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोनों डेटा का लेन देन करने में या डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। बट टीसीपी सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये स्लो वर्क करता है इन कंपेयर ऑफ यूडीपी। एंड ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स डेटा 100% रीच हुआ, सक्सेसफुल मैसेज आया, ये सारी चीजें। ओके। एंड एक्नॉलेजमेंट मतलब कि डेटा हमारा जा रहा है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ओके, जैसे आप हेलो बोल रहे हैं तो उसका एक रिप्लाई मिल रहा है। और सिक्योर स्लो एक्नॉलेजमेंट एंड
रिलायबल। बहुत स्मॉल इंफॉर्मेशन के लिए ये प्रोटोकॉल वर्क करता है और रिलायबल है। नॉर्मल सर्फिंग वगैरह आप कर रहे हो तो टीसीपी वर्क करता है। अभी आपने देखा कि मैंने वेबसाइट जब अपना एक्सेस किया था तो टीसीपी वर्क कर रहा था। बट करेंटली मेरा जो कंप्यूटर है, मैं इस समय अपना एक वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, है ना। वीडियो मेरा स्क्रीन शेयर किया गया एक वीडियो ही तो है। तो ये जो है ना मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया स्ट्रीमिंग एंड ऑल, यूडीपी। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन का पार्ट होता है और नो एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, रिलायबल भी नहीं है ना, नॉट रिलायबल। तो क्या ये इनसिक्योर है, डेटा इसमें बर्बाद होता है? हाँ, लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा कुछ ऐसा हो सकता है, इस वजह से इसको इनसिक्योर बोला गया है, इतना परफेक्ट नहीं है। एक सेम डेटा डिवाइस से आप डेटा भेजो, वीडियो कॉल करो और सेम ऑडियो कॉल करो, आपको फ़ोन के ही अंदर एक लैग देखने को मिलेगा। बट वीडियो स्ट्रीमिंग और इन सब चीज़ों के लिए बहुत हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, हैवी इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडिया स्ट्रीमिंग और इन सब चीज़ों के लिए यूडीपी रिस्पॉन्सिबल है। ये बैकएंड में ऑटोमेटिक दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं। मैं अगर दिखाऊं, अगर मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करूं टीसीपी वर्क करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर अपना एक मैं इसी पर आ जाता हूँ, वायर सार, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर देखने का मतलब है कि मेरे कंप्यूटर की प्राइवेट डिटेल भी दिखेगी। तो मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ और यह सिंपल, मुझे तो अपने कंप्यूटर पर ही देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर ही ये मीडिया शेयर किया गया है। तो वायर सार्क मैं लॉन्च करता हूँ, बैकग्राउंड में देखना सब कुछ जो भी काम हो रहा होगा वो यूडीपी कर रहा होगा। वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ तो वाईफाई को लॉन्च करता हूँ, ये देखो। क्योंकि मीडिया स्ट्रीमिंग मैं कर रहा हूँ ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ मीडिया स्ट्रीमिंग। क्लियर है सबको? टीसीपी यूडीपी, देन टेलनेट एंड एसएसएच प्रैक्टिकली हम लोग आगे करेंगे सिस्को राउटर और सारी चीज़ों के साथ। बट टेलनेट और एसएसएच बोथ आर द रिमोट टर्मिनल कनेक्शन प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल किस लिए यूज किए जाते हैं? रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, सिंपल। बट मैंने टर्मिनल कनेक्शन क्यों किया? टर्मिनल इन द सेंस कमांड लाइन। टेलनेट और एसएसएच दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट सेशन स्टेब्लिश करने के लिए। प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लाइनेक्स मशीन है, लाइनेक्स में एसएसएच इनेबल हो जाता है ना आसानी से। हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लिनक्स आता है तो आपको पता होगा, बट मैं मेरा बिल्कुल नया मशीन है, पता नहीं एसएसएच चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट मैं SSHD.services, राउटर पर मैं दिखाऊंगा आगे, बट अभी राउटर समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट इसका एक प्रैक्टिकल देख लो कैसे एसएसएच रिमोट कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है। आईपी एड्रेस है 88.129। अब देखो ये हमारा लाइनेक्स मशीन हमारा विंडोज वर्चुअल किसी अनदर मशीन पर है, बट इसका आईपी एड्रेस ही है। मैं अपने सिस्टम पर पावर सेल ओपन करूंगा और इस पावर सेल के थ्रू मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। तो कमांड लाइन से किसी भी रिमोट सेशन को टेलनेट और एसएसएच के थ्रू एक्सेस किया जाता है। अब ये लाइनेक्स मशीन है, मैं यहाँ पर लिखूंगा SSH स्पेस, अब इसका यूजर नेम है काली और इसका @ और इसका आईपी एड्रेस है 88.129। एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पर SSH हमारा क्या हो जाएगा?
पता नहीं SSH पोर्ट और सारी चीज़ें ओपन हुआ या नहीं, बट अगर ओपन है तो यहाँ पर जस्ट आपको एक अपडेट मिलेगा पासवर्ड अप्लाई करने का, एंड यू कैन एक्सेस काली मशीन। कनेक्शन टाइम आउट। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए। 88.129 रिप्लाई तो आ रहा है, फिर SSH में क्या प्रॉब्लम है। नहीं ले रहा है, पता नहीं, इसको कभी सॉल्व करेंगे देखेंगे। बट रिमोट एक्सेस करने के लिए SSH और टेलनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप किसी भी दूसरे लोकेशन पर रखी हुई मशीन को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आप किसी भी टर्मिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पुट्टी है, फिर आपके पास पावर सेल है, फिर आपके पास सिक्योर पुट्टी है। तो विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट है, ये सब टेलनेट और SSH जैसे टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। तो टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, 23, और SSH का 22, है ना। तो डिफॉल्ट ही आपके पोर्ट नंबर होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज DNS। ये क्या होता है DNS। domain name server. डोमेन It नेम resolved name service. सिस्टम। Domain name system. और इसका काम क्या होता है, IP टू नेम एंड Name to IP. नेम टू IP रिजॉल्व करना। जैसे अभी मैं, या हमारी वेबसाइट आप लोग एक्सेस करते हो जहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, सीखोलाइव.com। तो क्या सीखोलाइव.com पर आप विजिट कर रहे हो, नहीं। सीखोलाइव.com इज जस्ट नेम। जैसे ही आप ये नाम टाइप करते हो ब्राउजर पर, इसके बैकएंड में क्या होता है, कोई ना कोई IP वर्क करता है ना, कोई ना कोई IP वर्क करता है। आपका कम्युनिकेशन कौन करा रहा है, IP एड्रेस। जैसे दो कंप्यूटर के बीच में दो कंप्यूटर के बीच में हम लोग बिना IP के क्या कनेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं। अगर नाम दे देंगे, दोनों कंप्यूटर का नाम तो होगा, बट क्या दोनों आपस में नेम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, नहीं। IP एड्रेस जरूरी है। एंड DNS क्या करता है, किसी भी सर्वर के नेम को IP एड्रेस और IP एड्रेस को नेम में रिजॉल्व करने का काम करता है। तो DNS का प्राइमरी फंक्शन है IP टू नेम, नेम टू IP फाइंड करना। ये सेम हमारे मोबाइल बुक या फ़ोन बुक कॉन्टेक्ट की तरह है। तो हम लोग फ़ोन बुक अपना जो प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक फ्रेंड का नाम है रोहन और उसका मोबाइल नंबर है 123। तो उसका नंबर डायल पैड में हम लोग नहीं टाइप करते हैं, हम लोग जस्ट नाम टाइप करते हैं इसको अगर कॉल करनी है, क्योंकि नंबर नहीं याद होता। ऐसे ही डोमेन के साथ है। कितनी वेबसाइट का IP एड्रेस आपको याद है, किसी का नहीं, बट कितने सारे डोमेन आपको याद है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मल्टीपल वेबसाइट्स के आपको नेम याद है। तो इस पर्पज से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिकॉल, इजी टू एक्सेस। बट इसको IP टू नेम, नेम टू IP सिक्योरिटी पर्पज से भी इसका इस्तेमाल होता है। राइट, किसी की IP डायरेक्टली आपको ना मिले, एक एड्रेस मिले, एक नाम मिले जो कि सभी के लिए फ्रूटफुल हो। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, इसको आधा आधा एक एक घंटा मैं आपके लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो व्हाट इज द पोर्ट फॉर DNS। 53. DSCP
पढ़ाया जाएगा आगे। 67 तो हाँ 67/68 पोर्ट नंबर है। और इसका काम बस अभी के लिए इतना, ये पूरा चैप्टर्स हैं, तो आगे मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस। मीन्स अगर आपकी कंपनी में 400 4000 या जितनी भी मशीनें हैं, मान लिया 200 मशीनें हैं, इन 200 मशीन को आपको आईपी देना है, तो आप डीएचसीपी एक सर्वर बना दो, वो सर्वर सभी मशीनों को आईपी देगा। आपका हेडेक नहीं रहेगा किसको आईपी मिली किसको नहीं मिली, सर्वर सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैनेज करेगा। राइट, क्लियर है? आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या होता है? ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का सेम वर्जन है, जो कि हमारा लाइक POP। पीओपी, व्हाट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक्सेस एंड मैनेज द ईमेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द ईमेल सर्वर। ये डायरेक्ट ईमेल सर्वर से काम करता है। अनदर हमारे पास प्रोटोकॉल्स है लाइक आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या होता है आईसीएमपी का? आईसीएमपी का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीएमपी? इको रिप्लाई के लिए, इको मैसेज है ना। इको मैसेज मतलब आप समझ रहे हो, रिप्लाई वगैरह लेने के लिए। जैसे आप पिंग मैसेज सेंड करते हो ना, पिंग, तो जब आप दो कंप्यूटर के बीच में रिप्लाई लेते हो, तो यहाँ पर आपका एक मैसेज जनरेट होता है विच इज आईसीएमपी एंड एआरपी। फर्स्ट टाइम आपका आईसीएमपी एआरपी दोनों होता है। तो एआरपी पता करने के लिए आईपी टू मैक, और आईसीएमपी हमारा इको रिप्लाई के लिए हेलो का हाय। क्लियर है? यस। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये प्रैक्टिकली आप आगे सीसीएनए की लैब में देखेंगे, बार बार इसको आप चेक कर सकते हो, इको रिप्लाई मॉनिटर भी करेंगे। ठीक है। वीपीएन, व्हाट इज द यूज ऑफ वीपीएन प्रोटोकॉल? Virtual private network. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क। इसमें सो हम व्हाट लोग आर द यूजेस ऑफ वीपीएन? सर इसमें हम लोग एक टनल क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस कर सके नेटवर्क, एनक्रिप्शन। ऑफिस नेटवर्क। टनल क्रिएट करके काम करना। जैसे हमारे पास एक ये डायग्राम है, और इसमें हमारे पास ये सर्वर है। अगर हमने यहाँ पर वीपीएन इनेबल किया हुआ है, तो ये यूज़र क्या कर सकता है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट अगर इस सर्वर को एक्सेस करता है बिना वीपीएन के, तो राउटर को बोलेगा, राउटर इसकी डिटेल जान जाएगा कि ये किसको और कौन को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। तो राउटर आगे फॉरवर्ड करेगा इसको कि ये मुझे एक्सेस चाहिए सीखोलाइव.com, ये इसको देगा, और ये यहाँ पर ऐसे आएगा, मतलब ये इसको देगा, ये यहाँ से पूरा स्टेप बाय स्टेप, फिर ये इसको रिप्लाई लेकर जाएगा। तो ये और ये सब को पता चलेगा कि भाई कोई मैसेज ये भेज रहा है और इससे बात कर रहा है। जैसे होता है कि चोरी चोरी बातें करना और ये सब, तो वीपीएन इज जस्ट लाइक चोरी चोरी बातें करना। तो होता है क्या है इसमें कि ये यूज़र वीपीएन सेटअप या वीपीएन सर्वर से कनेक्शन लेता है, वीपीएन टनल का इस्तेमाल करता है, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, इसी के कनेक्शन का इस्तेमाल करके इस लाइन से ना जाकर यहाँ पर एक टनल क्रिएट कर लेता है। समझ लो कुछ इस तरीके से ये टनल क्रिएट कर लेगा, ये कुछ इस तरीके से अपना प्राइवेट टनल क्रिएट कर लेगा। ये टनल मतलब एक सुरंग जैसा रास्ता, प्राइवेट रास्ता, और ये इसी से इसको डेटा सेंड करेगा, इसी टनल से डेटा सेंड करेगा।
तो ये हमारा वीपीएन का काम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वीपीएन क्रिएट सिक्योर कम्युनिकेशन, मीन्स इवन देन जिस इंटरनेट कनेक्शन से आप बात कर रहे हो, जिस इंटरनेट कनेक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ भी या वो भी आपके कनेक्शन को नहीं समझ सकता, वो भी नहीं जान सकता। क्लियर है? तो ये टनल बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, सर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक टनल क्रिएट हो जाता है। क्लियर? जी सर। So it is a tunnel based communication. So how many protocol we can use in VPN? ये जस्ट एडवांस इंटरव्यू का पार्ट मैं यूज कर लेता हूँ कि ये पूछा जा सकता है। आपको थ्योरेटिकल तो पता हो गया, जस्ट ये इतना ही नहीं है। वीपीएन वीपीएन बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए वीपीएन में जस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टनल एंड प्रोटोकॉल्स वी कैन यूज टू क्रिएट एंड एस्टेब्लिश वीपीएन? एनी आइडिया? एनोनिमस एक्टिविटी, एनोनिमस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, एनोनिमस मतलब अज्ञात, बिना अपनी पहचान बताए किसी सर्वर को या किसी के साथ डेटा लेन देन करने के लिए भी वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक डेफिनेशन है ना। वी कैन क्रिएट एनोनिमस कनेक्शन विथ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क, ओके, विदाउट रिवीलिंग योर ओन आइडेंटिटी, विदाउट रिवीलिंग आवर नेटवर्क आइडेंटिटी वी कैन एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, विद द हेल्प इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ओके। तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टनल आर टनल प्रोटोकॉल? लाइक जीआरई, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, राइट, IKEV2, L2TP, PPTP, PSEC, L2F, IPsec. So there are multiple types of tunnel protocol. These are the tunneling protocol or tunnel based protocol. तो जब आप कभी वीपीएन एडवांस पढ़ेंगे तो इन्हीं सब टनल को इनेबल करते हो, और यही सब ऐसा काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि प्राइवेट कनेक्शन स्टेब्लिश कर देते हैं। इवन देन जिसके कनेक्शन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको भी नहीं पता चलेगा कि कोई बात कर रहा है या कोई ऐसा कनेक्शन स्टेब्लिश किया। हालांकि डीप डाइव जब रिसर्च किया जाता है तो एग्जैक्ट कौन है कहाँ से है पता चलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं, ठीक है। मान लिया कोई इंसान है, मास्क लगा लिया तो उसको पहचानना मुश्किल है, बट अगर उसको पीछे पड़ जाओ कि नहीं भाई इसका मास्क हटाओ किसी तरीके से, तो अगर कोई भी उसका मास्क हटा देता है तो फिर तो वो पहचान दिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। सो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल लाइव प्रैक्टिकल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बट ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू हम लोग, मान लिया कि सिस्को का राउटर है, स्विच है, और आप अपने किसी भी एसएनएमपी ब्राउजर पर बैठे हो। एसएनएमपी का एक तरीके का ब्राउजर है, जैसे इंटरनेट क्रोम, गूगल क्रोम है और ऐसा कुछ। सो विद द हेल्प ऑफ एसएनएमपी ब्राउजर यू कैन एक्सेस डेटाबेस ऑफ योर core devices and you can make any kind of changes with the help of SNMP। यानी कि इसके थ्रू आप राउटर में कोई भी चेंजेस सेंड कर सकते हो। कोई चेंज होने के लिए, जैसे राउटर का नेम R1 है, इसको चेंज करने के लिए R2, आप यहीं से वो कमांड सेंड कर सकते हो और ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो SNMP का काम होता है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड ये डेटाबेस के मॉडिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप प्रैक्टिकली आगे देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट इतना कि एसएनएमपी इज अ नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। क्लियर? सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये हमारा क्या है, एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है। नेटवर्क में मॉनिटर किया जाता है आपके राउटर में कितनी आईपी है, राउटर में कितनी राउटिंग टेबल है, राउटर कितने नेबर राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कितने सिस्को मतलब कि कितने नेबर राउटर्स हैं, सारी डिटेल्स आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। देन एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? एनीवन? सिंक्रोनाइज टाइम बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। जैसे कि हमारा राउटर है, इसका टाइम अगर मान लिया कि बाय डिफॉल्ट हम एक लैपटॉप या एक मोबाइल बाई करते हैं तो उसका टाइम क्या होता है, बहुत इधर उधर होता है। जैसे हम इंटरनेट के साथ या सिम वगैरह कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक उसका टाइम फिक्स हो जाता है, सही हो जाता है।
तो वो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसका कनेक्शन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, उसके नेटवर्क एनटीपी सर्वर से हमारा डिवाइस क्या हो जाता है, टाइम को अपडेट कर लेता है। तो टाइम को अपडेट एंड सिंक्रोनाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में एनटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, राइट। सो दीज आर द प्रोटोकॉल डिटेल्स जो कि हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे स्विचिंग लेवल की प्रोटोकॉल है, राउटिंग लेवल की प्रोटोकॉल है, तो वो उस मॉड्यूल में ही डिस्कस करें तो बेटर है। बट दीज आर द फंडामेंटल ऑफ प्रोटोकॉल्स, जस्ट बेसिक ओवरव्यू इनका पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चंस? एनी आइडिया? सॉरी, कोई क्वेरी क्वेश्चंस? कोई क्वेरी नहीं? सब कुछ क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ सो बेसिक फंडामेंटल हमारा खत्म। इससे पहले एक सेशन था और आज एक सेशन हुआ है। सो ओनली इट इज ओनली बेसिक थिंग्स, जस्ट इंट्रोडक्शन था कि आप एक ट्रैक पर आ जाओ। तो दोनों लेक्चर आप लोग देख लेंगे। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डिवाइसेस, जिसमें हब स्विच राउटर ब्रिज सारी डिवाइसेस का हम लोग स्टार्ट करेंगे। हब स्विच ब्रिज रिपीटर कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है, क्या यूज़ होता है, ठीक है। राउटर, फायरवॉल, सर्वर्स, एंड पॉइंट्स, जो भी डिवाइसेस हैं, केबल, ये सारी चीज़ें, फिर उसी के साथ इथरनेट मीडिया केबल कनेक्शन, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है।